हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न आरपीएससी पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम ईओ आरओ जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बारे में संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। इन सभी क्वेश्चनों का हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों। देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और इन क्वेश्चनों को समझिए और आपने कहाँ पर गलती की है वो भी आपको देखना है, ताकि आपको पता चले कि ऐसी गलती हम आगे नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है। आपको इसमें बताना है कि कौन से जिले में जलवायु बहुत आर्द्र है। देखिए, पहला जैसलमेर, दूसरा सिरोही, बीकानेर, बाड़मेर। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास सिरोही। सिरोही के अंदर आपको अति आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है, खासकर माउंट आबू क्षेत्र के अंदर। देखिए, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इसमें कौन सी जलवायु मिलती है। यहाँ पर मिलती है दोस्तों शुष्क प्रकार की जलवायु। कौन सी? शुष्क प्रकार की जलवायु। यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, छैला बावर्ची और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान के किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए ऑप्शन है कंजर, सहरिया, डामोर और झांसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये छैला बावर्ची और ग्यारस रेवाड़ी राजस्थान के डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। पाली जोधपुर। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूर्ण मंगलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 है हीरा, जिप्सम, पेट्रोलियम और ग्रेफाइट। देखिए जो दोस्तों, पाली और जोधपुर पट्टे पर फलसूर्ण मंगलोद क्षेत्र कौन सा खनिज है दोस्तों, तो वो खनिज है दोस्तों जिप्सम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जिप्सम। जबकि पेट्रोलियम तो इधर बाड़मेर साइड मिलता है, जबकि हीरा आपको देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, जिप्सम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में गेहूं के उत्पादन के लिए कितने प्रतिशत इसका भूमि का उपयोग किया जाता है। 18%, 30% या फिर इसमें से कोई नहीं, या फिर देखिए दोस्तों 6%। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। जो राजस्थान की भूमि है ना, उससे लगभग 10% भूमि पर है ना गेहूं की खेती की जाती है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। भारत के संविधान में प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। अब देखिए आपको बताना है प्रस्तावना के अंदर कौन सा शब्द शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के अंदर आपको प्रस्तावना में देखिए विचार की अभिव्यक्ति। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के अंदर देखिए विचार, अभिव्यक्ति कि कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, एक अभिव्यक्ति, विचार की अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, एक तो ये हो गई। और देखिए अब दोस्तों समानता। अब देखिए समानता, कौन कौन सी समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इसकी बात की गई है प्रस्तावना के अंदर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब देखिए दोस्तों न्याय। अब प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक तो सामाजिक, दूसरा आर्थिक। देखिए दोस्तों कौन कौन से न्याय है। एक सामाजिक हो गया, एक आर्थिक हो गया, और तीसरा हो गया दोस्तों राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और चौथा बंधुता। और बंधुता के लिए क्या कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये बात किस में की गई है, प्रस्तावना के अंदर। तो ये क्वेश्चन बहुत डाउटफुल है, तो आप देख ले इस क्वेश्चन को।
मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल है और इसमें आपको बोनस मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है? देखिए दोस्तों, संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? संघ की कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है राष्ट्रपति के अंदर। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है। किसमें? 53 में। अब देखिए, इन शक्तियों का प्रयोग या तो राष्ट्रपति करता है या उसके द्वारा जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं नियुक्त किए हुए, वो इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 53। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए, सरिस्का, रणथंभौर, डेजर्ट या घना केवलादेव। तो दोस्तों, अलवर के अंदर स्थित है सरिस्का अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 के अंदर। कब हुई थी? 1955 के अंदर। और यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? हरे कबूतर के लिए ये जाना जाता है। किसके लिए? हरे कबूतर के लिए। जबकि ये बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया दोस्तों? इसे बाघ परियोजना में इसे सन 78 एवं 79 में इसे बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया था। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? दोस्तों, संसद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? दोस्तों, आपको बताना होता है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। देखिए, जो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देते हैं, देखिए, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो दोस्तों, वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है भारत का प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एनएचआरसी का अध्यक्ष हो सकता है? देखिए दोस्तों, एनएचआरसी का अध्यक्ष होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति होते नहीं, प्रधानमंत्री होते नहीं, राज्यपाल भी नहीं होता है। तो इसके क्या होते हैं? ये रिटायर्ड जज या फिर मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ये हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश हो सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश हो सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद हैं? आपको बताना है कुल कितनी जिला परिषद हैं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर कुल कितनी जिला परिषद हो जाएगी? राजस्थान में 33 जिले हैं, तो इसके अंदर कितने परिषद हो जाएंगे? जिला परिषद 34 जिला परिषद हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? आपको बताना है राजस्थान लोक सेवा आयोग के कितने सदस्य हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य अभी वर्तमान समय में है। तो ये कितने हो जाएंगे? 1 और 7 कितने हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएंगे 8। इसके सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? अब देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सीधे केवल उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा को, लोकसभा को, सीधे केवल राष्ट्रपति को। तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। ये किसके उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, यह आपको बताना है। देखिए 1947, 1960, 1964 या फिर 1935। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सन 1994 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? सन 1994 के अंदर। आपको याद रखना है, ये 1994 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई? आपको ये बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए। आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा, यूएसए। तो ये लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। जबकि दोस्तों फ्रांस से क्या लिया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। फ्रांस से लिया गया है अपने कौन सा शब्द? एक तो लिया गया है गणतंत्र सिस्टम। ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है अपने फ्रांस से लिया गया है दोस्तों, यह भी आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, एक समानता और एक बंधुत्व। ये शब्द भी किससे लिए गए हैं? ये तीनों शब्द लिए गए हैं दोस्तों किससे? फ्रांस के अंदर। तो दोस्तों ये अभी क्वेश्चन आया था अपने, कौन सा सवाल आया था? क्वेश्चन नंबर 3 आया था। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो इसके अंदर ये 3 इसका सही आंसर हो सकता है दोस्तों। आपको पता, ये आप इस पर टिक लगा सकते हो, न्याय शब्द। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पर थे हम? 11 के अंदर थे। अब देखिए दोस्तों फ्रांस, अब कनाडा से क्या क्या लिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों कनाडा से लिया गया अपना संघीय ढांचा। संघीय ढांचा किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया। और क्या लिया गया? केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। केंद्र एवं राज्य के बीच के जो संबंध हैं वो भी किससे लिए गए हैं? अपने कनाडा से लिए गए हैं। और क्या है? देखिए ये राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति ये किससे ली गई है? ये भी अपने कनाडा से ली गई है। अब देखिए राष्ट्रपति, अब देखिए एक है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ भी किससे ली गई हैं दोस्तों? ये भी ली गई है कनाडा से। और देखिए उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना, ये भी किससे लिया गया? कनाडा से। अब अपने पीछे बच गया एक यूएसए। दोस्तों यूएसए से क्या क्या लिए गए हैं? इससे काफ़ी चीज़ें ली गई हैं यूएसए से। देखिए दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण किससे लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। और न्याय पुनरावलोकन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए। न्याय पुनरावलोकन यूएसए से। मौलिक अधिकार, लोकहितवाद, विधि का सम्मान संरक्षण, ये सब लिए गए हैं यूएसए के संविधान के अंदर से लिए गए हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण किस भाग में किया गया है? अब आपको बताना है ये नागरिकता वाला कौन सा भाग है। देखिए भाग 2, भाग 3, भाग 1 और भाग इसमें से कोई नहीं। तो ये नागरिकता वाला लिया गया है भाग 2 के अंदर से। किससे लिया गया है? भाग 2 के अंदर से दोस्तों। तो देखिए दोस्तों भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में क्या है, क्या बताया गया है? देखिए दोस्तों भाग 1 के अंदर है दोस्तों भारत एवं राज्य क्षेत्र। जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसके बारे में भाग 1 में कहा गया है। भारत एवं राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों भाग 2 के अंदर क्या दे रखा है? भाग 2 के अंदर दे रखा है नागरिकता। क्या दे रखा है? नागरिकता। देखिए भारत एवं राज्य क्षेत्र, इसमें आते हैं 1 से 4 आर्टिकल। कितने? 1 से 4 आर्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि नागरिकता के अंदर आते हैं 5 से लगाकर 11 ये आर्टिकल इसमें आते हैं। और तीसरे भाग में क्या है दोस्तों? तीसरे भाग में अपने क्या है? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार आते हैं अपने 12 से लगाकर 35 तक। जबकि भाग 4 के अंदर आते हैं अपने
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आते हैं अपने 36 से लगाकर 51 आर्टिकल तक इसमें शामिल है। तो नागरिकता किसमें हो गई? भाग 2 के अंदर हो गई दोस्तों। किसमें? भाग 2 के अंदर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह या फिर वसुंधरा राजे? तो पहली महिला बनने वाली थी दोस्तों सुमित्रा सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? यानी कि जो भी विधि का निर्माण होता है उसमें अनौपचारिक माध्यम कौन सा है वो आपको बताना। देखिए मीडिया, न्यायतंत्र, संसदीय मंत्रिमंडल, सिविल सेवक। तो इसके अंदर दोस्तों सही आंसर होगा इसका मीडिया। मीडिया की भूमिका अनौपचारिक होती है दोस्तों। इसे संविधान का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है दोस्तों, फोर्थ पिलर, संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया को, जो आजकल ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों? केंद्रीय सतर्कता आयोग किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई? देखिए दोस्तों 19 के अंदर क्या हो जाएगा? 1996, 2003, 2014 और 1947। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2014 के अंदर राष्ट्रपति द्वारा इससे स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों पहली पारी में भी आया था और दूसरी पारी में भी आया है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? देखिए RIC, RSSB, RSTC, RPSC। तो ये दोस्तों था RIC। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? RIC। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित किस में किया गया है? तो दोस्तों ये क्या है? अपना मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस में? ये 19 to 22 आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये अपना क्या है? मौलिक अधिकार है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई? तो दोस्तों ये की गई थी नागौर के बगददी गांव में। किसके द्वारा की गई थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी सन 1958 के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? आपको बताना है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विशेष सूची यानी कि राज्य सूची से संबंध नहीं है इसका? देखिए व्यापार एवं वाणिज्य, एयरवेज एवं बंदरगाह, शराब या फिर सार्वजनिक एवं स्वास्थ्य। देखिए व्यापार एवं वाणिज्य पर राज्य का अधिकार होता है, जबकि एयरवेज एवं बंदरगाह पर किसका होता है? ये केंद्र सरकार का विषय है दोस्तों। किसका? केंद्र सरकार का विषय है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। जबकि शराब, लिक्कर पर भी किसका? राज्य का अधिकार होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू, यानी कि ये कर रहा है नागरिक सहित अधिकार पत्र? ये दोस्तों इसमें किसमें? आर्टिकल 44 के अंदर किया गया है इसका, यानी कि यूनियन सिविल कोड। देखिए इसे है ना पूरे देश के अंदर लागू किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, पूरे देश में इसे लागू किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों क्वेश्चन 24 तक हमने देख लिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले से जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये वर्चुअल उद्घाटन सिरोही जिले के आबू रोड से ये है ना वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिरोही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26।
राजस्थान के लांबी आहिर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए? देखिए, आईडीबीआई, यूनेस्को, यूनिसेफ या फिर नाबार्ड। तो ये हॉकी वाली सरपंच ने है ना दोस्तों, किसके साथ? नाबार्ड के साथ एक अनुबंध किया है। तो देखिए, ये हॉकी वाली सरपंच का नाम क्या है दोस्तों, अगर पूछ ले तो ये इसका नाम है नारू यादव। क्या है? नारू यादव। ये क्या है? नाबार्ड के साथ समझौता किया है। ये गांव के किसानों के लिए हॉकी वाली सरपंच, ये नाम क्या याद रखना आपको? नारू यादव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी को किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया है? देखिए, कोटा, जयपुर, इसमें से कोई नहीं, या फिर उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? जयपुर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? किसका? व्यास मेडिसिटी का। अब देखिए, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़ या फिर जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जोधपुर के अंदर ये व्यास मेडिसिटी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। 29 है दोस्तों, 56 स्वर्ण पदक और 55 रजत और 50 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता? देखिए, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान या फिर कर्नाटक। तो 29 में दोस्तों सही हो जाएगा आपके पास, ये होगा दोस्तों महाराष्ट्र। किसने जीता था खिताब? महाराष्ट्र ने जीता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? नॉर्वे, जर्मनी, इजराइल और फिनलैंड। तो दोस्तों शीर्ष स्थान पर हैं दोस्तों कौन? ये अपना फिनलैंड। तो इसका सही आंसर तो जाएगा फिनलैंड। जबकि ये रैंकिंग की गई थी 146 देशों, इसमें कितने देश थे ये जब जारी की गई? 146 देश थे। और इसमें इंडिया का नंबर कहाँ पर आ रहा था दोस्तों? इंडिया का नंबर आ रहा था दोस्तों 136। यानी कि हम बहुत खुश मिजाज इंसान नहीं है इस रिपोर्ट के अनुसार। हमारा नंबर कहाँ आता है? पाकिस्तान से भी नीचे आता है 136। तो आपको याद रखना है इंडिया का भी नंबर कितना है? 136। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। 76 है, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी? देखिए, 250, 358, तो 501 और 104। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरुआत में 2020 में 358 रसोइयाँ खोलकर इसकी शुरुआत की थी और वर्तमान समय में रसोइयों की संख्या 1000 हो गई है दोस्तों। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77, मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान के में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर पूर्ण वितरित कर दिए? देखिए दोस्तों, 1 लाख, 1.7 लाख घर, 3.4 लाख घर या फिर 50,000 घर। तो दोस्तों कितने हो गए हैं? ये 3.4 लाख घर वितरित राजस्थान में कर दिए गए हैं पीएम आवास योजना के तहत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 78, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना का घटक नहीं है? देखिए, एएचपी, एसपीआई, बीएलएस या फिर क्लास। तो शहरी घटक कौन सा नहीं है दोस्तों? ये एसपीआई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या है। नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है? देखिए दोस्तों, कौन सा? अमृत योजना में देखिए, मूल व्यवस्था, हरियाली का विकास, प्रदूषण कम करना, वर्षा जल संचयन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचयन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या है। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? तो दोस्तों अमृत योजना के तहत 500 शहर शामिल हैं। जबकि राजस्थान के कितने शहर शामिल है इसके अंदर? तो 29 शहर राजस्थान के इस योजना में शामिल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को छोड़ते हैं, 82 के अंदर आ जाते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले
ज़रूरतमंद परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है? तो ये इंदिरा शहरी गारंटी रोजगार योजना के तहत देखिए दोस्तों कितने दिन का रोजगार प्राप्त होता है दोस्तों? 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन या फिर 30 दिन। तो ये 100 दिन का रोजगार गारंटी उपलब्ध कराने की ये योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर बताना आपको, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना को लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र मापदंड नहीं है? यानी कि अर्बन क्षेत्र में आपको बताना। देखिए दोस्तों, प्रति माह 50,000 से कम पारिवारिक आय, राजस्थान का स्थायी निवासी, जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, व्यक्तिगत आय प्रति माह 1 लाख से कम। तो दोस्तों इसके अंदर यही है ना, इसका मापदंड नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, व्यक्तिगत आय 1 लाख से कम, यानी कि व्यक्तिगत आय 15,000 से कम या 15,000 होनी चाहिए दोस्तों। तो इसका यह आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का 4। अब देखिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हेरिडे हेरिडे के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई है? 5, 12, 15 या फिर इसमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कितने शहरों की पहचान की गई है? 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULSM योजना का उद्देश्य है? आपको इसका उद्देश्य बताना। देखिए, ग्रामीण में मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना, ग्रामीण बेघरों को न्यूनतम पोषक भोजन प्रदान करना, ग्रामीण को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। यहाँ देखिए दोस्तों, NULM योजना, ये देखिए इसमें ग्रामीण आ गया, ये नहीं होगा, इसमें ग्रामीण आ गया, इसमें भी ग्रामीण आ गया। तो सही आंसर हो जाएगा अपने शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना। अब देखिए 86, देखिए दोस्तों, मध्यकालीन उपकरण में चित्तौड़ में खालजगा नदी के किनारे विराटनगर से मिलने, यानी कि आपको बताना है किस नदी के किनारे से ये चित्तौड़ में मध्यपाषाणकालीन उपकरण। देखिए, बेराच, नीलपाड़ा, एलना, अस्वी, तो ये नदी थी दोस्तों, बेराच नदी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेराच। 87 के अंदर देखिए, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4,000 साल पुरानी ताम्र पाषाण संस्कृति की खोज हुई थी, जिसे खालजगा नामक टीले के नीचे दबा दिया था। देखिए, धुलकोट, पानी का टीला, अहरवाल या राम स्तूप। तो दोस्तों ये था स्थान, धूलकोट नामक स्थान था, जिसकी राजधानी विराटनगर भी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88, आहड़ को ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आहड़ को किसके नाम से जाना जाता है? ताम्रवती के नाम से। ये क्यों जानते हैं? देखिए क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन 1 है, घर बनाने के लिए धूप में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था, जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया, अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी, बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे। देखिए दोस्तों, तांबे के औजार मिलने के कारण ही इसे क्या ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा 4। राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ खालजगा के एकीकरण में के साथ राजस्थान बनने वाला पहला राज्य था। देखिए दोस्तों, मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन से मिलकर बना है? A, B और C और D। ए से हो जाएगा अलवर, बी से भरतपुर, सी से हो जाएगा दोस्तों करौली और डी से हो जाएगा धौलपुर। तो अब ये मिलान कर लीजिए, ये किस किस में है? देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। 89 हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90,
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? कटनी राज, उत्पल राज, धूमराज या फिर मूल राज? तो दोस्तों आबू के परमार वंश का संस्थापक दोस्तों धूमराज को माना जाता है। किसको? धूमराज को। तो सही आंसर हो जाएगा धूमराज। अब देखिए बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उप शैली राजस्थान चित्रकला में किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? देखिए मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली या फिर मेवाड़ स्कूल? तो दोस्तों बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये हैं हाड़ौती स्कूल की उप शैलियाँ हैं ये सारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती शैली। डूंगरपुर के पास नौलक्खा बावड़ी का निर्माण महारावल आसकरण की रानी खलजगा द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों उस रानी का नाम बताना है। नाथावती और रामरस दे, महावती, प्रेमल देवी। तो वो रानी थी दोस्तों प्रेमल देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेमल देवी। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, गिद्धड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़, शेखावटी, बाड़मेर, मेवाड़? तो गिद्धड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चार बेत खलजगा का प्रसिद्ध लोक नाट्य टोंक, जैसलमेर, कोटा, दौसा। तो चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? टोंक का प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा टोंक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95, हड्डा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली खलजगा बोली को कहा जाता है। हड्डा राजपूत कहाँ के थे दोस्तों? ये कोटा हाड़ौती क्षेत्र के थे। देखिए दोस्तों मेवाती, वागड़ी, भीली, हाड़ौती। तो हड्डा राजपूतों द्वारा बोले जाने वाली बोली थी हाड़ौती। क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में से सबसे प्रसिद्ध खलजगा वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? तो देखिए दोस्तों 11 वर्ष की या फिर 21 वर्ष की या फिर 5 वर्ष की आयु या फिर इसमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज अपने सिंहासन पर बैठते समय उनकी आयु थी 11 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 वर्ष। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97, ऊँटों का देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? देवनारायण जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी? सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पाबू जी को पूजा जाता है ऊँटों के देवता के रूप में। माओजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का खलजगा अवतार मानते हैं। वराह अवतार, कल्कि अवतार, मत्स्य अवतार या फिर वामन अवतार? तो दोस्तों माओजी को मानते हैं विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान में किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? देखिए दोस्तों आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? कपिल मुनि, खाटू श्याम जी, जीण माता, बेणेश्वर? तो बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर के नवटापुरा में भरता है। ये भरता है दोस्तों कब? माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला भरता है। अब देखिए दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन आ गए हम। महिलाएं बोरला नामक आभूषण का पहनती? बोरला, देखिए दोस्तों बोरला ये सुहाग का प्रतीक है। किसका? सुहाग का प्रतीक है जो सर पर पहना जाता है, सिर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर। किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल यानी कि मान्यता दी गई थी? देखिए दोस्तों 2010, 2015, 2020 या फिर 2005? तो 2010 के अंदर जंतर मंतर को यूनेस्को की धरोहर में शामिल कर लिया था दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों एवं बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। बीकानेर, उदयपुर, बूंदी और अजमेर? तो बावड़िया का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। अब देखिए रिहोंद्री के लेखक कौन है? रिहोंद्री के लेखक मणि मधुकर, तेज सिंह जोधा, अर्जुन देव चारण, मालचंद तिवारी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रिहोंद्री के लेखक है अर्जुन देव चारण। जबकि मणि मधुकर किसके लेखक हैं? पग फेरो। पग फेरो इसकी नामक बहुत ही फेमस रचना है मणि मधुकर की। यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन देव चारण। 104, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए विजय सिंह पथिक, मोतीलाल पटेल, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी? तो ये थे दोस्तों रामनारायण चौधरी। देखिए दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन के समय ही कौन सी संधि हुई थी? बोल्शेविक संधि हुई थी।
किन किन के बीच हुई थी? ठाकुर अनूप सिंह और मेवाड़ सरकार के मध्य। कब हुई थी ये? 1921 के अंदर हुई थी, बोल्शेविक संधि। और देखिए इसमें बेंगू किसान आंदोलन में दो किसान शहीद हुए थे, उनका आपको नाम पता होना चाहिए। एक तो थे रूपा जी और एक थे करपा जी। ये दो किसान आंदोलन से किसान शहीद होने वाले इसमें से प्रमुख थे, एक तो रूपा जी और करपा जी। किसमें? बेंगू किसान आंदोलन के अंदर। अब आपको बताना है राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 4, 6, 8 और 2। तो 4 क्षेत्रों के अंदर इसे बांटा गया है। और वो है दोस्तों, पहला हो जाएगा आपके पास उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हो जाएगा अरावली प्रदेश, तीसरा हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 भागों में राजस्थान के भू आकृति को बांटा गया है मोटे तौर पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को जाना जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बांसवाड़ा को 100 टापुओं का क्षेत्र या फिर शहर भी कहते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान में खारे पानी की झील नहीं है। देखिए डीडवाना खारे पानी की है, लूरकरण ये भी खारे पानी की है, पंचभद्रा भी खारे पानी की, जबकि डेबर झील जिसे हम जयसमंद झील भी कहते हैं, जयसमंद झील। अब देखिए दोस्तों जयसमंद झील के अंदर 2 नहरों का पानी आता है, एक तो आता है श्यामपुरा नहर और एक आती है भाट नहर। तो ये जयसमंद झील सबसे मीठे पानी की झील है। एशिया की दूसरी मीठे पानी की झील है जयसमंद झील, जिसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र को खाली जगह के रूप से में भी जाना जाता है। किसको? अंतःस्थलीय प्रवाह। अब देखिए राजस्थान को देखिए दोस्तों क्या है, एक तो प्रदेश होता है शुष्क प्रदेश एक है, और एक है अर्ध शुष्क। अब अर्ध शुष्क को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों पहला बांटा गया है किसको? गग्गर का मैदान, और दूसरा है नागौरी उच्च भूमि, तीसरा है शेखावटी प्रदेश, और चौथा आपके पास लूणी बेसिन। जो शेखावटी बेसिन है ना दोस्तों, इसे क्या अंतःस्थलीय प्रवाह मैदान भी कहते हैं। क्या? अंतःस्थलीय प्रवाह मैदान। तो दोस्तों ये कह रहा अंतःस्थलीय प्रवाह मैदान को खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा शेखावटी प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शेखावटी प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 109। राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? दोस्तों काफ़ी रिपीटेड सवाल है ये। देखिए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, कोठा के महाराव भीम सिंह, जयपुर के महाराजा मान सिंह और बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। तो दोस्तों महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों देखिए 3, 4, 5, 2। तो कितने में बांटा जा सकता है? 5 में। ये क्वेश्चन पहली पारी में भी आया था। देखिए एक तो शुष्क प्रदेश, एक है अर्ध शुष्क प्रदेश, और तीसरा है उपाद्र, चौथा है आर्द्र, और पांचवा है अति आर्द्र प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 5। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 0.5%
से कम कवर करता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उपोष्ण पर्वतीय वन, अल्पाइन वन या फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। देखिए दोस्तों, ये कांटेदार वन तो कहाँ पाए जाते हैं? ये जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं, जैसलमेर बीकानेर के अंदर। और जबकि उपोष्ण पर्वतीय वन, इन्हें ही हम कहते हैं सदाबहार वन, सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ? माउंट आबू के अंदर सिरोही में ये वन पाए जाते हैं दोस्तों, उपोष्ण पर्वतीय वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर 2। लाल पीली मिट्टी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? दोस्तों सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, कोटा। तो दोस्तों लाल पीली मिट्टी पाई जाती है सवाई माधोपुर के अंदर। यह आपको पता होना चाहिए, सवाई माधोपुर के अंदर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान में दक्षिण भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है? दोस्तों ये देखिए, ये अपना है राजस्थान। ये अपने पास ये है राजस्थान, ये अरावली प्रदेश है ऐसे, ये अरावली प्रदेश है दोस्तों, ये ऐसा अरावली प्रदेश है। तो दोस्तों जब ये अरब सागरीय मानसून हवा आती है यहाँ से मानसून लेके, तो ये है ना अरावली के समानांतर सीधी निकल जाती है, जिससे यहाँ आसपास के क्षेत्रों में यहाँ है ना बरसात होती है। जबकि ये बंगाल की खाड़ी से बरसात आती हैं, ये दोस्तों यहाँ पर बारिश करती हैं। तो अब देखिए, अब आप इससे अरावली क्षेत्र, अरावली पर कम ऊंचाई एवं कम वनस्पति, अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखाओं के समानांतर है, अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति आवरण, बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा, अधिक नमी होती है। दोस्तों इसमें अधिक नमी नहीं होती है, ये जब ऊपर हिमालय से टकरा कर आती हैं तो इसमें नमी कम हो जाती है, फिर बरसात कम करती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए दोस्तों, थार का गढ़ा किसे कहते हैं? मांडल का नलकूप, खारा नलकूप, ताजा नलकूप, चांदन नलकूप। तो इसे कैसे है? थार का गढ़ा चांदन नलकूप को कहते हैं। जबकि बटाड़ू का कुआं किसे कहते हैं? जिसे थार का रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। किसको? बटाड़ू के कुएं को। अब देखिए 115 में क्या है? निम्नलिखित में से गार्नेट का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? गार्नेट। दोस्तों गार्नेट कहाँ पर मिलता है? देखिए बाड़मेर, टोंक, जैसलमेर, बीकानेर। तो गार्नेट मिलता है दोस्तों कहाँ पर? टोंक के राजमहल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टोंक। अब देखिए राजस्थान में कौन सा संगमरमर शहर के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए बीदासर, खेतड़ी, नाचना और मकराना। तो दोस्तों संगमरमर शहर के नाम से प्रसिद्ध है मकराना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मकराना। मकराना के संगमरमर से ही क्या बना है दोस्तों? ताजमहल बना है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जबकि देखिए दोस्तों उदयपुर के अंदर दोस्तों मिलता है हरा संगमरमर। उदयपुर में कैसा मिलता है? हरा। जबकि पाली के अंदर मिलता है दोस्तों कौन सा? सतरंगी। सतरंगी प्रकार का संगमरमर कहाँ मिलता है दोस्तों? पाली के अंदर। जबकि काला कहाँ मिलता है दोस्तों? भैंसलाना जयपुर के अंदर मिलता है, भैंसलाना जयपुर के अंदर। जबकि पीला संगमरमर मिलता है कहाँ पर दोस्तों? पीला मिलता है दोस्तों जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर मिलता है? जैसलमेर में। जबकि बादामी प्रकार का संगमरमर कहाँ मिलता है दोस्तों? जोधपुर के अंदर मिलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जबकि गुलाबी कहाँ मिलता है? उदयपुर के अंदर। 117 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स ब्यावर में स्थापित की गई? सन 1998, 1857, 1947 और 1899। तो दोस्तों ये सूती मिल कृष्णा मिल है ना 1899 में दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित की गई थी। दामोदर दास राठी के द्वारा ये स्थापित की गई। ये दोस्तों सूती मिल्स की राजस्थान की पहली मिल्स थी। कौन सी थी दोस्तों? ये पहली मिल्स राजस्थान की थी जिसने दामोदर दास राठी ने सन 1889 में स्थापित की थी दोस्तों ये। अब देखिए भीलवाड़ा को राजस्थान के
देखिए दोस्तों, भीलवाड़ा को मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर। अब देखिए 119 नंबर क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर है दोस्तों? कोटा के अंदर है। सबसे पहले कोटा, उसके बाद आती है दोस्तों जयपुर, फिर आती है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद आती है दोस्तों किसकी? सीकर की, फिर आती है अलवर की। अब देखिए दोस्तों, कोटा की कितनी है दोस्तों? कोटा की है दोस्तों 76.6%, जबकि जयपुर की है दोस्तों 75.5%। झुंझुनू झुंझुनू की है दोस्तों 74.1% साक्षरता है। सीकर की है दोस्तों, आपको याद रखनी है 71.9 सीकर की है, जबकि अलवर की है 70.07। ये मैंने आपको साक्षरता बताती हैं जो आगामी एग्जामों के लिए भी आपको याद रखनी है दोस्तों। सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? कोटा की हो जाएगी दोस्तों। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम अभियान, राजस्थान संदेश, जय राजस्थान, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, तो दोस्तों ये चलाया गया था राजस्थान पत्रिका द्वारा। तो ये थे अपने 120 क्वेश्चन ईओ आरओ से संबंधित। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आए होंगे, और जो आगामी परीक्षा हैं उसमें भी आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं ये क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।